नमस्कार। आज मैं आप सबको लेकर चलता हूं मधुबन विधानसभा में, जहां हम रूबरू होंगे मधुबन विधानसभा में जनता दल राष्ट्रवादी के संभावित मधुबन विधानसभा प्रत्याशी सह वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंह जी से, और आप दर्शकों के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा मधुबन विधानसभा की क्या समस्या है, मधुबन विधानसभा की जनता और जनप्रतिनिधि दोनों के बीच कैसा संबंध है, यहाँ विकास की क्या दशा है, और इनकी पार्टी बिहार के लिए खासकर मधुबन विधानसभा के लिए क्या पहल कर रही है। तो आइए रूबरू होते हैं मधुबन विधानसभा के संभावित प्रत्याशी राजेश सिंह जी से। श्रीमान, हमारे बिहार हद तक चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार सभी बंधुओं को। मैं राजेश सिंह तालिमपुर थाना मधुबन पूर्वी चंपारण से आता हूं। मेरी पार्टी जनता दल राष्ट्रवादी है। मेरा जो चुनाव चिन्ह है डोली छाप है, और मैं इसमें वरीय उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश का। यही मेरा परिचय है। आप राजनीति में कब आए सर, इसके बारे में बताएं। देखिए भाई, राजनीति में तो हम 2003-04 में ही आए। पहले मैं लोक जनशक्ति पार्टी में था, जो आदरणीय रामविलास जी की पार्टी है। उसके बाद उसमें हमें टिकट नहीं मिला। फिर मैं राजद में था। 2007-08 में मैं राजद में आया। तब से मैं राजद में ही रहा। और अभी मैं अपनी जो नई पार्टी है, अशफाक रहमान जी हैं संयोजक उसके, और उसमें जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव जी हैं। और तीसरा मोर्चा जो बिहार में जानी जा रही है, ये हमारी जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के नाम से ही रहेगी। यही हमारी पार्टी है। आप लोजपा में रहे, राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद में रहे, आखिरकार क्या कारण है, आपने क्या देखा जेडीआर में कि आप इस पार्टी में आए? इस संदर्भ में जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार इस पार्टी की क्या मोनोपोली है, आप क्यों इस पार्टी में आए, इस पार्टी के क्या सिद्धांत है, इसके बारे में आप जरा बताएं। देखिए, हम लोग 15 साल बिहार में जो लालू जी की राजद की जो सरकार थी वो हमने देखा है। हम उसमें रहे भी हैं, और व्यक्तिगत तौर पर हमने देखा उस पार्टी में उस समय उनकी जो साधु और सुभाष की जो जोड़ी थी वो पूरा जग जाहिर है। सब लोग देखे हुए हैं, बिहार के लोग, जनता क्या विकास हुई वो भी देखे हुए हैं। और ये दूसरी पार्टी जो आई है, नीतीश जी की जो सरकार बनी है, बिहार की जनता उससे रूबरू है। सब देखते हुए हमारी पार्टी जो जनता दल राष्ट्रवादी बनी है, इसमें जसवंत सिन्हा साहब का जो विचारधारा है, जो भारत के 2 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं, आदरणीय अशफाक रहमान जी हमारे पार्टी के संयोजक हैं। तो उन लोगों का जो विचारधारा है, जो तीसरा मोर्चा की जो सरकार बनेगी तो बिहार में विकास की गंगा बहेगी। इसमें हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह जी हैं, आदरणीय नागमणि कुशवाहा जी भी इसमें लगे हुए हैं, इसमें रेणु कुशवाहा जी हैं। सभी लोग मिलकर के एक तीसरा मोर्चा बनाया है, और बिहार को एक तीसरे मोर्चे की ज़रूरत भी है। मैं आपको लेकर चलूंगा मधुबन विधानसभा की तरफ, और अपने दर्शकों के माध्यम से मैं यह जानना चाहूंगा कि आखिरकार मधुबन विधानसभा की क्या समस्या है। यहाँ जनता को बार बार विकास के नाम पर छला गया है, चाहे वे जिस भी दल के राजनीतिज्ञ रहे हो, जनप्रतिनिधि रहे हों, मधुबन विधानसभा की जनता को बार बार छलने का काम किया है। तो यहाँ की समस्या और यहाँ की जनता की मांग के तरफ मैं आपको लेकर के चलूंगा कि यहाँ क्या समस्या है। बंधु, यहाँ तो समस्या ही समस्या है। आदरणीय सीताराम बाबू यहाँ के
प्रतिनिधित्व करते थे, यहाँ के विधायक रहे, वो मंत्री भी रहे लालू जी की सरकार में, उस समय से लेकर अभी तक का जो दौर रहा, बीच में शिवजी राय जी भी 2 टर्म विधायक रहे। आज हमारे विधायक माननीय रणधीर बाबू हैं जो सहकारिता मंत्री हैं, लेकिन उनके घर के बगल का ही रोड देखा जाए क्या स्थिति है वो आपका चल करके आप देख सकते हैं। सिनेमा हॉल वाला रोड हो या गैस गोदाम वाला जो रोड हो, उसकी क्या स्थिति है और बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री ने इस मधुबन को क्या दिया है। किसानों की जो समस्या है, मधुबन में सहकारिता मंत्री, लेकिन यहाँ किसानों की जो समस्या है वो जग जाहिर है। कोई भी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं हुआ, जबकि पानी की जो सैलाब है वो आप देखिए। पूर्व में भी जो सहकारिता मंत्री घोषणा भी किए, लेकिन हमारे किसान भाइयों को कोई सुविधा नहीं मिल सकी। स्कूल की स्थिति देखिए, बिहार में शिक्षकों की स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है, मधुबन की स्थिति भी बद से बदतर है। पढ़ाई की व्यवस्था चौपट है, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था में भी यहाँ की व्यवस्था चौपट है। इसीलिए यहाँ पर तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो तीसरा मोर्चा का जब सरकार बनेगा और हमारी पार्टी यहाँ से जीतेगी तो निश्चित रूप से मधुबन का किसान, मधुबन का लाल, मधुबन का नौजवान, मधुबन का विद्यार्थी जरूर आगे बढ़ेगा। और इस पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। आप मधुबन विधानसभा से प्रत्याशी हैं अपने पार्टी के। अपने दर्शकों के माध्यम से मैं यह जानना चाहूँगा कि मधुबन की जनता के लिए, यहाँ के युवा वर्ग के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, छात्र नौजवानों के लिए आपकी पार्टी या आप क्या पहल करेंगे, क्या सोच रखे हुए हैं, इस संदर्भ में जरा 2 शब्द। देखा जाए हमारी पार्टी की जो सोच है, यह कोई व्यक्तिगत किसी का निजी पार्टी नहीं है। ये सब हम लोग सभी जाति, धर्म और बिरादरी के लोग मिलकर इसको बनाया गया है। और ये बिहार में प्रत्येक विधानसभा में लगभग हमारी तीसरी मोर्चे की पार्टी लड़ाएगी। मधुबन विधानसभा में जब हमारी पार्टी आएगी तो निश्चित रूप से नौजवानों को शिक्षा, विद्यार्थियों को शिक्षा, नौजवानों को रोजगार मिलेगी। और यह यहाँ पर कुछ न कुछ हम लोग जरूर लाएंगे, क्योंकि हम टाटा जगत से भी जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं और हम उस परिवार से आते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। तो मेरी सोच है यहाँ पर जब हम होंगे तो नई नई फैक्ट्री लाएंगे, यहाँ पर बसाएंगे और नौजवानों को रोजगार हो। किसानों का जो व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, किसान की व्यवस्था उत्तम हो। जो खेती या जो हो रही है, जो बिहार सरकार अनुदान के नाम पर जो ठगने का काम हो रहा है, वो बंद होगा, किसान खुशहाल होगा। यही हमारी सोच है। वरीय पदाधिकारी होने के नाते पार्टी के, आपके पार्टी का एजेंडा क्या है, चुनावी एजेंडा इसके सब में, इसके विषय में, और कितने सीटों पर 243 में आपकी पार्टी लड़ने जा रही? 243 में हमारी जो पार्टी की सोच है, हम बताएं किसानों के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, शिक्षकों के बारे में, सभी वर्ग में हमारी पार्टी अग्रणी भूमिका निभाएगी। मधुबन ही नहीं, पूरे विधानसभा में हम लोगों की पार्टी लड़ने जा रही है। संभावित अभी तक इस पर बैठक नहीं हुई है कितने पर हम लड़ेंगे, लेकिन अनुमान किया जा रहा है कि 75 से 100 सीट पर हमारी पार्टी लड़ेगी। और तीसरा फ्रंट की जो लड़ाई होगी, हमें उम्मीद है कि डोली छाप से ही होगी, ये निश्चित है। किसके प्रतिनिधित्व में लड़ेगी? अगर आपकी पार्टी विजय पाती है और सरकार बनाने के रुख को अपनाती है तो आप अपना मुखिया किसको मानेंगे? देखिए, अभी मुखिया का चुनाव तो हुआ नहीं है। हम वादा करते हैं कि हमारी जो पार्टी है रंजन यादव जी के नेतृत्व में लड़ेगी, यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में लड़ेगी, अशफाक रहमान जी के नेतृत्व में लड़ेगी, नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में लड़ेगी, ये तय है। लेकिन मुखिया कौन होंगे इस पर हम लोगों की पार्टी अभी विचार करेगी, तब हम लोग इसका कोई संभावित निर्णय ले पाएंगे। पुनः मैं आपको मधुबन विधानसभा की तरफ लेकर के चलूंगा और मैं यह जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के माध्यम से कि जनता ने अगर आपको मौका दिया और पार्टी ने टिकट दिया, जनता अगर आपको यहाँ सड़क से उठाकर सदन तक भेजने का काम करती है, तो मधुबन विधानसभा की जनता को आप क्या तोहफा देंगे? आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता तो किसान भाइयों के लिए ही होगी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान यहाँ की रीढ़ है। और किसानों की जो स्थिति है वो आत्महत्या करने पर लोग मजबूर है। हम क्षेत्र में जाकर घूमते हैं, देखते हैं, उसके आंसू पोंछने का काम करते हैं हम।
और ये देख करके बड़ी उम्मीद जगती है कि हमारे मंत्री जी हुए यहाँ से तो किसानों का भला चाहेंगे, भला करेंगे, लेकिन वो कुछ किए नहीं। ये कहावत है, जो भी हुए, चाहे शिवजी राय जी हो, चाहे सीताराम बाबू का परिवार हो, कि धोती ने कहा पैजामे से, बने हैं हम एक ही धागे से, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम खुलते हो आगे से, हम खुलते हैं पीछे से। तो यहाँ की जनता समझ चुकी है, बदलाव चाहिए। शिवजी राय जी को भी लोग देख चुकी 10 साल, रणधीर बाबू को भी देख चुकी। राजद के यहाँ 15-20 कैंडिडेट लोग लगे हुए हैं, भाजपा से भी लोग जाकर राजद बोल रहे हैं, सभी पार्टियां के लोग राजद ही बोल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ तीसरा फ्रंट ही निकलेगा और नौजवानों का जो मांग है वो हम पूरा करेंगे। ये विकल्प के रूप में हम लोग आए हुए हैं बिहार में। आप कितने दिनों से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं? हम तो क्षेत्र भ्रमण 15 साल से कर रहे हैं, क्षेत्र में ही रहना होता है। और मेरी जो परिवार है वो बिहार सरकार को भी, मैं जमींदार स्टेट परिवार से आता था, मैं बिहार सरकार को भी देने का काम किया हूँ, उसका रिकॉर्ड है। मैं गरीबों और शोषितों को सैकड़ों घर बसाने का काम किया, जो एक प्रमाण के साथ मैं दूंगा आपको। चाहे वो दलित बस्ती हो, चाहे वो हरिजन बस्ती हो, कोई भी आप चलकर, चाहे कब्रिस्तान हो, मैं यहीं खैरवा में 2 एकड़ जमीन मेरी पिताजी जाकर लिखने का काम किए बिहार सरकार को, तो कब्रिस्तान को श्मशान देने का काम किया। मैं लोगों के हर सुख दुख में, आज से नहीं, मेरा परिवार शुरू से लगा हुआ है और हम लोग करते ही आते हैं। राजनीति पेशा मानते हैं या शौक मानते हैं या सेवा मानते हैं? किस भाव में आप राजनीति को देख रहे हैं? आप एक जमींदार परिवार से आते हैं। देखा जाए, ईश्वर हमें बहुत कुछ दिए हैं और ऐसा नहीं है कि आज जनसंख्या की दृष्टि से हमें एक ही बेबच्ची है, तो हमें ज़रूरत भी नहीं है अपनी पेशा बनाकर इसको काम करने का, क्योंकि भगवान हमें इतना दिया है कि हम अपने को सुखी रख सके, संतुष्ट रख सके। हमारा जो मकसद है वो गरीबों, शोषितों, दलितों को, किसान भाइयों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये हमारी सोच है। हमें ज़रूरत नहीं है कि इसको बिजनेस बना लें और व्यापार बनाकर हम राजनीति करते रहें। मधुबन विधानसभा ही नहीं, आज हम कहें तो हमारा पूरा बिहार यह आज विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहा है। विनाशकारी बाढ़ बिल्कुल प्रलय मचाई हुई है, कितने की आशियाना उजड़ गए। और दूसरी तरफ वैश्विक महामारी कोरोना, उससे भी हम लोग जूझ रहे हैं। इस आपदा के काल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव कराने की जो बात कही है, चुनाव कराने की जो घोषणा की है, मैं अपने दर्शकों के माध्यम से आपका मंतव्य जानना चाहूँगा कि भारत सरकार की भारत निर्वाचन आयोग की यह पहल, क्या यह उचित है? इस आपदा घड़ी में चुनाव होना वाजिब है या नहीं? मेरा जो व्यक्तिगत राय है, अभी हम लोग 6 महीना से कोरोना की मार झेल रहे हैं। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता, आप देख चुके हैं टीवी के माध्यम से या फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से, क्या स्थिति हो गई है देश का। लाले पर लोग मोहताज हैं, खाने को लोग मोहताज हो गए हैं, रोजगार छीन गई है, लोग बेरोजगार होकर सड़क पर है। क्या इसमें चुनाव कराना उचित है? पहले हम मानव सेवा को धर्म मानते हैं। मानव जब भूखमरी के कगार पर हो और एक सरकार बनाने के लिए बेचैन भावना से नीतीश जी जो चुनाव कराने के लिए बेचैन है, मेरा तो व्यक्तिगत राय है चुनाव को टालना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और 2021 में स्वस्थ चुनाव होना चाहिए, ताकि निर्भीक होकर लोग मत दे सके। अभी के परिस्थिति में लोग मतदान करने भी नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि कोरोना का क्या स्थिति है देश में, बाढ़ की जो विभीषिका है हम देख रहे हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा, छपरा, सारे जगह लोग जलमग्न हो चुके हैं, घर से बेघर हो गए हैं। इस परिस्थिति में मेरा जो व्यक्तिगत राय है, चुनाव नहीं होना चाहिए और इसका ये समय बढ़ना चाहिए, यह सत्य है, यही मेरी मानना है। मैं फिर एक बार आपसे यह जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के माध्यम से कि जनता अगर आपको मौका देती है तो आप मधुबन विधानसभा के किस पटल पर, किस प्लेटफार्म पर मधुबन विधानसभा को लेकर के जाएंगे, या आपकी पार्टी अगर तीसरे मोर्चा के रूप में सफल होती है तो बिहार के लिए आपका क्या सोच है? बिहार को आप किस दिशा की तरफ ले जाएंगे? बिहार का क्या दशा और दिशा होगा देश में? इस पर जरा मैं 2 शब्द जानना चाहूँगा।
मित्र, मैं तो बताया ही हूँ इस पर कि बिहार की स्थिति गंभीर हो चुकी है। इसमें तीसरा गठन और तीसरा मोर्चा ही बनना चाहिए। जनता तो देख चुकी है 15 साल लालू जी को और 15 साल नीतीश जी को। इस परिस्थिति में विकास की तो कोई बात ही नहीं अब कर सकते हैं। आप जाइए ब्लॉक में, थाने में जाइए, जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, अगर आपका जेब गर्म नहीं है तो आप थाने में कदम नहीं रख सकते हैं, आप ब्लॉक में नहीं जा सकते हैं। तो मेरा जो पार्टी जब आएगी तो निर्भीक होकर गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित जाकर थाने में अपनी आवाज़ रख सकते हैं। उसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, स्वस्थ जीवन जीने की ज़रूरत है। आदमी जब स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो कहीं कोई काम नहीं कर सकता है। इसीलिए मेरी पार्टी जब आएगी तो मधुबन विधानसभा में तो घूसखोरी को मैं किसी भी तरीक़े से हटाऊंगा। और बिहार की धरती पर भी ये जो चोरबाजारी और घूसखोरी चल रही है, राशन से लेकर कोई भी चीज़ सही ढंग से वितरण भी नहीं हो रहा है और सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, तो इसको हम लोग मिल करके इसको समस्या को हटाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल राष्ट्रवादी सह मधुबन विधानसभा के संभावित प्रत्याशी राजेश सिंह जी को, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में तीसरे मोर्चा की बात कही, साथ ही बिहार व मधुबन के विकास की तरफ भी इन्होंने हमें अवगत कराया और बताया कि यशवंत सिन्हा, रंजन यादव जी, इन लोगों के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा जब गठन होगा तो बिहार की जनता, बिहार की गरीब जो दबे कुचले शोषित लोग हैं, उन्हें जगह मिलेगा, उन्हें हक मिलेगा, उन्हें अधिकार मिलेगा। मैं एसके कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार हद तक।